हेलो स्टूडेंट्स और बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में हमारी पिछली वीडियो में बेसिक फीचर्स ऑफ द थ्योरी यानी कि सिद्धांत की आधारभूत विशेषताएं चल रही थी। उसमें हमने 3 पॉइंट करा दिए थे। आज हमारा उसका 4th पॉइंट होगा। सुनिए, डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड सेविंग एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्याशित बचत व प्रत्याशित विनियोगों में अंतर। इसमें सुनिए, देश में बचतें और विनियोग की क्रियाएं समाज के अलग अलग वर्गों द्वारा भिन्न भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की जाती है। जहां बचतों की मात्रा बचतकर्ताओं की आय, दूरदर्शिता, ब्याज दर, परिवार के सदस्यों की संख्या, पारिवारिक स्नेह आदि पर निर्भर करती है, वहीं विनियोग की मात्रा उत्पादकों की लाभ की आशा, उत्पादन के साधनों का पुरस्कार, ब्याज दर और व्यापारिक भविष्य पर निर्भर करती है। इस प्रकार बचत और विनियोग दो अलग अलग क्रियाएं और अलग अलग वर्गों द्वारा संपादित होती हैं तथा इनको प्रभावित करने वाले तत्व भी भिन्न भिन्न हैं। फलतः बचत व विनियोग में अंतर हो सकता है। नंबर 5, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। बचत और विनियोग में असमानता के परिणाम। बचत और विनियोग में असमानता के निम्न परिणाम होते हैं। नंबर 1, इनकी आई ग्रेटर एस। इसका मतलब है जब विनियोग बचत से अधिक होता है। आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, सेविंग मतलब बचत, एस का मतलब सेविंग। तो सुनिए, विनियोग बचत से अधिक उसी समय हो सकता है जबकि साहसी जितना ब्याज बचाने के लिए उद्यत है उससे अधिक विनियोग करने का निर्णय लेता है। इसके लिए विनियोगकर्ता साहसी पूर्व बचतों को उपयोग में ले सकता है या बैंकों से नए ऋण ले सकता है। जब विनियोग बचत से अधिक रहता है तब पूंजीगत उद्योगों में उत्पादन बढ़ता है, उनमें अधिक श्रमिकों को रोजगार मिलता है, श्रमिकों की आय बढ़ती है और वे उपभोक्ता वस्तुओं पर अधिक व्यय करते हैं, जिसका फल यह होता है कि उपभोक्ता उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि होती है और ऐसे उद्योगों में भी रोजगार की मात्रा बढ़ जाती है। संक्षेप में, यदि विनियोग बचत से अधिक है तो अनेक बेकार साधनों को कार्य मिलेगा, उत्पादन बढ़ जाएगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और मूल्य स्तर बढ़ जाएगा, अर्थात मुद्रा का मूल्य घट जाएगा। क्या सदैव कीमतों में वृद्धि होती है जब विनियोग बचत से अधिक रहता है? इसका उत्तर इस पर निर्भर करेगा कि विनियोग किस समय किया जा रहा है। यदि मंदी के समय किया जा रहा है जबकि अर्थव्यवस्था में अप्रयुक्त साधन रहते हैं तो विनियोग का प्रभाव यह होगा कि बेकार श्रमिकों और अप्रयुक्त पूंजी को कार्य मिलेगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से ब्याज की दर गिरेगी और यदि लाभदायक विनियोग के अवसर उपलब्ध हैं तो विनियोग में भी वृद्धि होगी। पूंजीगत उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों की आय बढ़ेगी और वे उपभोक्ता वस्तुओं पर अधिक व्यय करेंगे, जिसका फल यह होगा कि उपभोक्ता उद्योगों के उत्पादन में भी वृद्धि होगी और ऐसे उद्योगों में भी रोजगार की मात्रा बढ़ जाएगी और व्यक्तियों की आय में वृद्धि होगी। उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ी हुई मांग पुनः पूंजीगत वस्तुओं के लिए मांग पैदा कर देगी और यह प्रक्रिया इसी प्रकार से चलती रहेगी। अतः मंदी से जब अर्थव्यवस्था पुनरुत्थान की ओर जाती है तो उस समय मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती है और इसलिए कीमतें बढ़ती हैं, परंतु बहुत कम। परंतु जबकि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में पहुंच जाता गई है तो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि उत्पादन और रोजगार में वृद्धि नहीं करती बल्कि कीमत स्तर में वृद्धि कर देती हैं और कीमतें बढ़ने लगती हैं। अब नंबर 2 आता है इसका S - I, यानी कि सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट।
जब बचतें विनियोग से अधिक होती हैं। जो बचत है, सेविंग है, वो विनियोग से अधिक होती हैं, गैस माइनस आई। तो बचत विनियोग से अधिक तभी हो सकती हैं जबकि समाज अधिक बचाने का निर्णय करे या जब उद्यमकर्ता कम विनियोग करने का निर्णय करे। मुद्रा को जमीन के अंदर गाड़कर रखने के कारण भी बचत विनियोग से अधिक हो सकती है। यदि बचत विनियोग से अधिक है तो इसका अर्थ यह है कि नई उत्पादित वस्तुओं पर किया गया कुल खर्च उस समय आय से अपेक्षाकृत कम है जो इन वस्तुओं का उत्पादन करने के परिणाम स्वरूप उत्पादन साधनों को प्राप्त होती हैं। अतः उत्पादक देखेंगे कि अधिक बचत के कारण उनकी वस्तुओं के लिए मांग अपर्याप्त है तथा उनमें से कुछ को हानि भी हो रही है, इसलिए वे उत्पादन घटा देंगे। फलतः रोजगार तथा राष्ट्रीय आय में भी कमी हो जाएगी और मूल्य स्तर गिर जाएगा, अर्थात मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। अब देखिए आगे अगला टॉपिक है हमारा इसी सुपीरियरिटी ऑफ इनकम और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट थ्योरी, यानी कि आय अथवा बचत तथा विनियोग सिद्धांत की श्रेष्ठता। इसमें सुनिए, आधुनिक अर्थशास्त्री बचत विनियोग अथवा आय सिद्धांत को मुद्रा परिमाण सिद्धांत की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं। उसकी पुष्टि से निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। नंबर 1, मोर कॉम्प्रेहेंसिव, यानी कि अधिक व्यापक। कीन्स का यह सिद्धांत मुद्रा के मूल्य के संबंध में अधिक व्यापक है क्योंकि यह मुद्रा मूल्य पर प्रभाव डालने वाले सभी तत्वों का व्यापक अध्ययन प्रस्तुत करता है। यह आय, बचत, विनियोग, उपभोग एवं लागत आदि सभी शक्तियों के प्रभावों को समन्वित करता है। नंबर 2, प्रैक्टिकल एंड इजी, व्यावहारिक एवं सरल। यह सिद्धांत मूल्यों में परिवर्तनों के कारणों की विधि एवं क्रम के साथ साथ विभिन्न तत्वों के पारस्परिक संबंध में तालमेल बैठाकर सिद्धांत को सरल बनाता है। नंबर 3, एजम्पशंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार की मान्यता। परंपरावादी मुद्रा सिद्धांत पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। प्रोफेसर कीन्स ने पूर्ण रोजगार को एक अपवाद माना और बेरोजगारी और उत्पादन भी उसी वृद्धि के अनुपात में बढ़ेगा। जब पूर्ण रोजगार की स्थिति आ जाएगी तो कीमतें मुद्रा की मात्रा में होने वाली वृद्धि के अनुपात में बढ़ेंगी। नंबर 4, सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन ऑफ बिजनेस साइकिल, यानी कि व्यापार चक्रों की संतोषजनक व्याख्या। यह सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि व्यापार चक्र की मंदी वास्तव में विनियोग की कमी के कारण मौद्रिक आय के अभाव से उत्पन्न हो जाती है, मुद्रा की कमी के कारण नहीं। क्राउथर के शब्दों में, मंदी की घोरतम अवस्था में स्पष्टता जिस चीज़ की तेजी की उच्चतम अवस्था की तुलना में अभाव होता है वह मुद्रा नहीं बल्कि लोगों की व्यक्तिगत आयों का जोड़ है। नंबर 5, इम्पोर्टेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी, मुद्रा के चलन वेग का महत्व। बचत एवं विनियोग सिद्धांत मुद्रा के चलन वेग पर भी पर्याप्त प्रकाश डालता है। यदि बचत विनियोग से अधिक हो जाती है तो मुद्रा का संचय होने लगता है और मुद्रा की चलन गति कम हो जाती है। ऐसी हाल में यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ाई भी जाए तो वह बचत का रूप धारण कर लेगी और एमवी ज्यों का त्यों रह जाएगी। इसके विपरीत जब विनियोग बचत से अधिक होता है तो मुद्रा संचित कोषों से निकलने लगती है और उसी प्रकार उसकी चलन गति बढ़ जाती है। नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ इक्वेशन, समीकरण के तत्वों की गणना। इस सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके समीकरण में y, s, i और c सभी तत्वों की शुद्ध गणना की जा सकती है। नंबर 7, बेसिस फॉर मॉनेटरी एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि मौद्रिक एवं रोजगार नीति का आधार। यह सिद्धांत न केवल
मुद्रा मूल्य की व्याख्या करता है, बल्कि इससे नीति निर्धारकों को उचित मार्गदर्शन मिलता है। नंबर 8, बेसिस फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र का आधार। यह सिद्धांत अर्थशास्त्र की जटिलताओं को समझने में योगदान देता है और यह समष्टि अर्थशास्त्र का आधार है। अब आता है क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी, सिद्धांत की आलोचनाएं। सुनिए, इस सिद्धांत में भी निम्नलिखित कमियां हैं। यह सिद्धांत यह स्पष्ट नहीं करता कि अर्धविकसित देशों में पूर्ण रोजगार को प्राप्त होने के पूर्व ही उसी मूल्य स्तर में वृद्धि होने लगती है। क्लार्क का यह मत है कि कीन्स का यह कहना है कि यह सिद्धांत प्रापंगिक है, ठीक नहीं है। प्रोफेसर लुड्ज के अनुसार कीन्स ने बचत और विनियोग की जो परिभाषाएं दी हैं वे प्रापंगिक परिवर्तनों के व साख नीति के अध्ययन के में बेकार और अव्यावहारिक हैं। इस सिद्धांत की लेवंतीफ ने आलोचना की है कि बचत और विनियोग प्रत्येक दशा में समान नहीं होते और न उन्हें मापना ही सरल है कि वे बराबर हैं या नहीं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत एवं आय सिद्धांत दोनों का ही अपना महत्व है। जहां परिमाण सिद्धांत मूल्य की दीर्घकालीन प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है, वहीं आय सिद्धांत मूल्य स्तर के अल्पकालीन परिवर्तनों को स्पष्ट करता है। वास्तव में मूल्य स्तर के परिवर्तनों को पूर्ण रूप से समझने के लिए दोनों सिद्धांत आवश्यक है। क्राउथर के अनुसार, सुनिए, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत समुद्र के सामान्य स्तर का विश्लेषण करता है, जबकि बचत एवं विनियोग का सिद्धांत जॉर्ज भाटे की उग्रता को स्पष्ट करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।